नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारत अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत जारी टैरिफ ज्वाइंट स्टेटमेंट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम बताते हुए कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और श्रम प्रधान उद्योगों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि समझौते में किसानों, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है। साथ ही मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रयासों की भी सराहना करी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ में प्रस्तावित कटौती से उत्तर प्रदेश के निर्यात आधारित क्लस्टर्स को संरचनात्मक बढ़त मिलेगी। इससे एमएसएमई इकाइयों को सीधे निर्यात में भागीदारी बढ़ने की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर निवेश का भी इस समझौते से प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश के लिए निर्यात, निवेश और रोजगार सृजन के लिहाज से दीर्घकालिक अवसर करार देते हुए कहा कि यह समझौता राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी यानी कल से शुरू हो जाएगा। सत्र की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जाएगी और इसके बाद 11 फरवरी को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों ने ही बजट सत्र को लेकर कमर कस ली है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। 9 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियों, विकास योजना और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर विशेष फोकस रहेगा। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर भी विचार किया जाएगा। वहीं विपक्ष द्वारा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति भी देखने को मिल सकती है। बजट सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी पूरी कर ली है और इसी को लेकर आज राजधानी लखनऊ में बैठकों का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में समाजवादी समानता भाईचारा रैली करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को नोएडा के दादरी से इसकी शुरुआत करेंगे और इसके बाद ये रैलियां प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएंगी। इस रैली की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार पार्टी को संभाल देंगे और नोएडा से इस अभियान की शुरुआत के पीछे माना जा रहा है कि पार्टी इस कमजोर गढ़ में अपने को मजबूत दिखाने का संदेश देना चाहती है। पार्टी का मानना है कि अगर इन इलाकों में संगठन मजबूत किया गया तो चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। विधानसभा चुनावों के करीब 11 महीने पहले नोएडा से शुरू होने वाली इस रैली की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्थानीय स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और इन रैलियों के आयोजन के जरिए सपा की कोशिश उन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर है जहां समाजवादी पार्टी को 2022 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। रैलियों की शुरुआत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। जातीय समीकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए जिनकी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकारता हो। इसके अलावा टिकट के चयन में एसआईआर में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं का भी अहमियत दी जाएगी। सपा हर सीट पर प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए सर्वे भी करा रहा है। उन्नाव रेप केस के दोषी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़े मामले में जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत इस याचिका पर सोमवार 9 फरवरी 2026 को सुनवाई करेगी और इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में सेंगर की सजा निलंबन और जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने हिरासत में मौत के इस मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। 18-19 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सेंगर पहले भी कई बार जमानत और सजा निलंबन की मांग कर चुके हैं और कोई नया कानूनी आधार सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि इससे पहले 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप केस में सेंगर को जमानत दी थी, लेकिन 29 दिसंबर 2025 को सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। कुलदीप सिंह सेंगर 13 अप्रैल 2018 से जेल में है। वो 2 अलग अलग मामलों में सजा काट रहा है। नाबालिग से रेप मामले में आजीवन कारावास, पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में 10 साल की सजा। देश भर में सुर्खियों में चल रहे इस मामले में अब
सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की कल 9 फरवरी की सुनवाई पर टिकी है। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे और कोर्ट का फैसला आगे की कानूनी दिशा तय करेगा। कानपुर देहात में एक बड़ा हादसा सामने आया है। मुंडन संस्कार से लौट रहे 4 युवकों की कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रसूलाबाद क्षेत्र के हरिनिवादा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कार देखते देखते नहर में समा गई और वाहन के अंदर पानी भर गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहसिक प्रयास किया। उन्होंने कार का शीशा तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी के अनुसार सभी गोंडा जिले के कोड़िया गांव के निवासी हैं। मुंडन संस्कार में शामिल होने के बाद वे लौट रहे थे और हादसे में उनके पिता, चाचा और चालक की जान नहीं बच सकी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने कहा कि यह हादसा कार के अनियंत्रित होने के कारण हुआ है। ग्रामीणों की मदद से केवल अभिषेक को बचाया गया है। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि थाना रसूलाबाद के ग्राम उरिया, जो थाना रसूलाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वहां पर एक चौड़ी नहर जिसमें पानी का बहाव था, वहां पर स्विफ्ट VXI गाड़ी जिसमें 4 लोग सवार थे अनियंत्रित होकर के नहर में चली गई, जिसको स्थानीय लोगों तथा 112 PRV की तत्परता से एक व्यक्ति को जीवित बचा लिया गया, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बचे हुए व्यक्ति को सरकारी वाहन से तत्काल उपचार हेतु CHC रसूलाबाद भेजा गया है। अभी प्राथमिक जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। उनके संपूर्ण इलाज के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत महिला एवं PM की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में स्क्रैप कारोबारी असलम की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ के नौचंदी थाने से 50 मीटर दूरी पर शुक्रवार शाम हिस्ट्री शीटर असद और उसके साले अहमद आहद और उनके 2 साथियों ने स्क्रैप कारोबारी असलम की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। वारदात कर 2 स्कूटी पर सवार होकर वह भागते हुए आरोपियों के फुटेज सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी असद अपने भाई अरशद की हत्या का बदला लेना चाहता था। 2 दिन पहले असलम के जयपुर से आने के बाद असद भी दिल्ली से मेरठ आ गया और इसके बाद से ही वह असलम की हत्या की फिराक में था। आरोपी वारदात के बाद गलियों के रास्ते हापुड़ रोड से होकर भाग गए और असलम अरशद की हत्या के मामले में 3 महीने पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद वह जयपुर में रहकर स्क्रैप का काम कर रहा था। आरोपियों ने ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग की थी और असलम की 5 गोली लगी थी, 2 गोली सिर और 1 छाती, 2 गोली कमर पर लगी थी। दिल्ली ले जाते समय असलम की मौत हो गई थी। थाने के सामने क्या पूरा मामला है? ये थाना नौचंदी क्षेत्र में जैदी फार्म पड़ता है। वहाँ पे गली नंबर पास एक युवक है जिनका नाम असलम है। तो इन्हें गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की गई है। जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है वहाँ पे आसपास लोगों द्वारा, और उनकी हालत भी स्थिर है और उपचार जारी है। जानकारी जो शुरुआती जानकारी मिली है कि 4 लोग आए थे, 2 बाइकों पर सवार उन्होंने फायरिंग की। इसमें से एक और जो युवक थे जिन्हें किसी चोट आई थी, उन्होंने इनको पहचाना जो शोएब है, उन्होंने इनकी पहचान कर ली है। इसमें पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं और SWAT टीम इसमें लगाई गई है। जल्दी आवश्यकता है। सर, पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है कि पहले भी एक हत्या हो चुकी है। देखिए, अभी जानकारी की जा रही है, जैसे मैंने बताया अभी जारी है, ये तहकीकात कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ FIR लिखने की निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध दाखिल उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने की गोंडा की एक सत्र अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सत्र अदालत को मामले को गुण दोष के आधार पर निर्णित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि अजय सिंह नाम के व्यक्ति ने गोंडा की स्थानीय अदालत से याची और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश प्राप्त कर लिया है। अजय सिंह का आरोप है कि उसकी जमीन हड़पने के लिए मंत्री और उसके सहयोगियों ने धोखाधड़ी की है और वह झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। FIR दर्ज करने के विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध मंत्री ने सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जिसे सत्र अदालत ने याचिकन के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण खारिज कर दिया।
बरेली में अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण का अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण की टीम ने थाना भोजीपुरा क्षेत्र में पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण और कई निर्माणाधीन भवनों को सील करने की कार्रवाई की है। बीडीए के अधिकारियों के मुताबिक भोजीपुरा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी और बिना किसी अनुमति के यहाँ सड़कों का निर्माण, बाउंड्री वॉल और भूखंडों का अतिक्रमण किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। बीडीए ने क्षेत्र में 4 अलग अलग बिल्डरों की ओर से बनाए जा रहे अवैध 2 मंजिला भवनों को भी सील कर दिया है। प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि बिना स्वीकृति मानचित्र के किसी भी भूखंड या भवन की खरीदारी न करें। किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण से पूर्व बीडीए से नक्शा पास करवाना अनिवार्य है और अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।